अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सुपर। 2 मिनट मैं कहती हूँ वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी ज्वाइन कर ले। मैम अल्लाह करे कर ही लें बच्चे। हाँ जी। कल का लेक्चर कुछ समझ आया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? मैम काफी हद तक आ गया था, तो बाकी साथ साथ इंशाल्लाह याद करें, जहाँ की डेफिशिएंसी होगी फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा से पूछ लेंगे। ओके, गुड। कल टेबल्स के अंदर काफी कंफ्यूजन आ रही थी, तो आज इंशाल्लाह दोबारा से भी ना टेबल्स को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल कर लेंगे ना। इंशाल्लाह मैम। उससे ये फायदा होगा क्योंकि मैंने जो आज असाइनमेंट देनी है आपको, वो आपको एक डाटा प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उस पे ना सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जो है ना टाइप्स हमने डिस्कस की हैं उसको आप अप्लाई करेंगे। तो इसलिए ना फिर आज एक दफा दोबारा इंश- एग्जाम्पल कर लेते हैं। जी मैम इंशाल्लाह। चलिए बाकी स्टूडेंट्स साथ ज्वाइन कर लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा यूनिट नंबर 2 हम अपना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं एक्सप्लेन के साथ। तो उसी में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम टेबल्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं या डिस्प्ले करते हैं तो किस तरह करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफ पे किस तरह विजुलाइज करते हैं, ये हमने डिस्कस करना था। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था टेबल्स के लिए कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को टेबल के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज हम दोबारा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने एक कंप्यूटराइज एग्जांपल लिया है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह पर, कि क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 5 ग्रुप्स गिवन द डाटा बिलो। ठीक है, एक डाटा दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें अप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। ठीक है, डाटा को सबसे पहले मैंने कहा था कि अरेंज कर लेना। यहाँ पे सी मैं ये पिक इसलिए डाली है कि यहाँ पे एक गलती है। यहाँ पे डाटा को देखें उसने किस तरह आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उसको पहले नीचे मार्क कर रहा है कि 5 से लेकर 6 तक। इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रही है आपको? कि ये डाटा अरेंज नहीं है। अगर ये डाटा अरेंज होता तो इतनी मुश्किलात नहीं होनी थी। ऐसे ही है। उसके अलावा फिर रेंज भी फाइंड आउट की हुई है, ग्रुप का साइज भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद फिर क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया है। बेसिकली ये पिक डाली मैंने इसीलिए थी कि ये दिखाने के लिए कि हमने सबसे पहले डाटा को क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। एक जो मैंने गिवन एग्जांपल यहाँ पे ली है, यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया है, नंबर ऑब्जर्वेशन मेरे पास पेशेंट्स की हैं यहाँ पर 25। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 25। ये मेरे पास एक रफ डाटा है जो कि अभी अरेंज फॉर्म में नहीं है। कोई सा भी मैंने एक डाटा ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑब्जर्वेशन का है 25 पर। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी रेशन टेबल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप 1 क्या होता है, अरेंज द डाटा। सबसे पहले हमने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है। डाटा को अरेंज मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर किया ताकि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी एक साथ आ जाए और दूसरा टेबल भी एक साथ आ जाए। यहाँ पे मैंने अरेंज किया है, देखिए डाटा को जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, छोटे से बड़े की तरफ मैंने सारा अरेंज कर दिया है, और 25 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करने के बाद फिर हमारा स्टेप 2 था, हमने देखा था कि रेंज फाइंड आउट करनी होती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि मैक्सिमम वैल्यू को से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है। डाटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? हमारे पास 130 है। मैंने सारा डाटा मैंने एक दफ़ा रीड आउट किया तो मुझे पता लगा कि डाटा की मैक्सिमम वैल्यू 130 है, और डाटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 67। यहाँ पे मैंने अपेयर भी की है। तो मैंने फिर इसको रेंज फाइंड आउट किया है। रेंज फाइंड आउट करने के बाद मेरी रेंज क्या आ गई है, 63।
स्टेप 3 जो हमारे पास था, जिसमें हमने साइज फाइंड आउट करना था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, आज दफा रिपीट कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला था कि रेंज जो हमारे पास आई है यहाँ पर, उसको हमने नंबर ऑफ क्लासेस के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इस क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी बताई जाती हैं कि ये नंबर ऑफ क्लासेस आपने लेनी है। कुछ क्वेश्चन में बताई जाती हैं और कुछ क्वेश्चन में नहीं बताई जाती। तो जहाँ नहीं बताई जाती वहाँ हम खुद एस्टिमेट कर लेते हैं कि मैं अपना इंटरवल कितना रखना चाहती हूँ। मैं अपना इंटरवल 5 रखना चाहती हूँ, मैं अपना इंटरवल 6 रखना चाहती हूँ। 5 से अबव और 15 से हम नीचे रखते हैं सारे, यहाँ तक जो भी ले मर्जी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कितना लिया, इंटरवल का साइज 5 ले लिया, नंबर ऑफ क्लासेस मैंने लेट कर लिए हैं कि मैं 5 लेना चाहती हूँ। तो रेंज मेरी जो आई थी 63, इसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को 5 को। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया 12.6। तो मैंने इसको राउंड अप कर दिया, जिसकी वजह से मेरा साइज क्या हो गया, 13 आ गया। तो साइज भी मेरे पास आ गया 13। तो मुझे पता लग गया कि मैंने अपने इंटरवल के दरमियान डिफरेंस कितना रखना है, 13 का रखना है। और रेंज भी फाइंड आउट कर लिया, डाटा को अरेंज भी कर लिया है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो इंटरवल्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले देखना है कि मेरे डाटा की मिनिमम वैल्यू जो थी वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 67 से हो रही है। तो मैंने अब इसमें दरमियान में 13 का गैप रखना है। ठीक है, 67 से 79 के दरमियान 13 का गैप है। ठीक है, फिर 80 से लेकर 92 तक, फिर 93 से 105, 106 से 1118, उसके बाद 119 से 131। क्योंकि मेरे डाटा की जो लार्जेस्ट वैल्यू है 130 पे बिलोंग कर रही है, इसलिए मैंने एक जायद आ गया 131। ठीक है, उसके बाद टैली बना लेंगे। टैली बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टैली एक मतलब टाइम वेस्टिंग है, इसके लिए ज़रूरी नहीं बनाना, तो बेशक आप ना बनाएं। इसकी कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती है, ये हर किसी की अपनी आसानी के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमें बहुत आसानी कब होती है, जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ देखे साफ पता लग रहा है कि मैंने अगर 67 से 79 के इंटरवल के दरमियान जितनी मेरी वैल्यू ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, मैंने उनको कलेक्ट करना है और अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में मार्क करना है। तो उसके लिए देखिए मुझे कितनी आसानी होगी है। 67 से स्टार्ट करूंगी और 79 से अब लास्ट तक, मेरे 78 तक आ रहा है। तो मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया कि मेरी यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो जब डाटा अरेंज फॉर्म में होता है तो हमें इजीली मतलब आसानी हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है कि हमें वैल्यूज़ को, ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करना और उसको अरेंज फ्रीक्वेंसी टेबल में अपीयर करना। इसी तरह भी मैंने 80 से लेकर 92 तक मैंने चेक कर लिया। 80 से लेकर 92 तक मुझे जितनी नज़र आ रही थी वैल्यूज़, मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं ऑब्जर्वेशंस। फिर 93 से 105 तक चेक कर लेना है, फिर 106 से 118 तक चेक कर लेना है। इसी तरह मैंने सारी वैल्यूज जब ऑब्जर्वेशन चेक कर लिए तो मैंने अपना एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया है। टेबल बनाने के बाद मैंने इन सबको क्या कर लिया, सम कर लिया है। सम करने के बाद मेरी वही ऑब्जर्वेशन आ रही हैं जो कि मेरे पास मैंने डाटा में लिया था 25 पेशेंट्स का। मैंने जो डाटा लिया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मेरी फ्रीक्वेंसी राइट आ रही है। तो मुझे पता लग गया कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक गया है। उसके अलावा कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले के साथ हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 7 को किया 9 के साथ। 7 मेरी प्रीवियस थी, ठीक है, वो मेरी एज इट इज रही है। उसके बाद फिर मैंने 7 को 9 से ऐड किया, फिर मेरे पास जो टोटल इसका आंसर 16 आया, तो उसको हमने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के साथ ऐड करना है। मीन 16 को हम करेंगे ऐड अब 7 के साथ। फिर जो हमारा टोटल आएगा उसके बाद उसको लेके हमने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस के साथ हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह हमने सारी अपनी ऑब्जर्वेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ऐड करते हुए जाना है। तो हमारा पास ये किसका कॉलम आ जाएगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का। दूसरा, कल मैंने एक बात की थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी। तो इसको भी एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह करते हैं। हम अपने जो हमारी नंबर 1 ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा कॉलम है 7, इस 7 को हम अपनी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास कभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जैसे हमारे पास यहाँ पे है 16, इसको मैंने डिवाइड कर दिया अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो मेरे पास ये आ गया 0.8। इसी तरह सबके साथ हमने ऐसे ही करते हुए जाना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ गई है उसका टोटल लेके अपनी फ्रीक्वेंसी की टोटल से हमें क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। लास्ट में हमारे पास जो है ना, लास्ट कॉलम वो हमारे पास इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये तो थी कल वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि कल हमने जो हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिहाफ ऑफ टेबल के थ्रू जो हमने रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ली ताकि आज रिवाइज हो जाए
क्योंकि आज की ये एक असाइनमेंट भी होगी आपकी कि मैंने आपको एक डाटा प्रोवाइड कर देना जिसके थ्रू आपने इसी तरह डाटा को अरेंज करके, रेंज फाइंड आउट करके, उसका साइज फाइंड आउट करके आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें आप टैली बेसिक आप ना करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे आप, कॉलम बनाएंगे। उसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी आपने, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी आपने फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह एक टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक जो इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक हम बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी मजीद कोई पूछने वाली चीज़ जब करते वक्त आपको समझ ना आ रही हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को देखा था, आज हमने देखना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स को, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हम यूज़ क्यों करते हैं, वो हैं क्या। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हमने डाटा को विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन करनी हो हमने डाटा की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि क्या शो करवाते हैं, फ्रीक्वेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवाता है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। हमने जितनी भी कैटेगरीज या क्लासेस बनाई होती हैं उनके डाटा को शो करवाता है। दीज ग्राफ्स आर इसेंशियल, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि नंबर वन हमारे पास है अंडरस्टैंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, तो जितने भी हम पैटर्न या ट्रेंड्स को अप्लाई करते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। नंबर थर्ड कंपेयर डाटा सेट्स, हम जितने भी डाटा सेट यूज़ कर रहे होते हैं उनके दरमियान कंपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर फोर हमारे पास है कम्युनिकेट रिजल्ट इफेक्टिवली, हम जो भी रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं हमें तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी जो है ना पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को यूज़ करते हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम जो यूज़ करते हैं वो है हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम है क्या, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट जो हमारी बात क्लियर है कि हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वेयर द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्लासेस और कैटेगरीज। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो आपको पता है ना कि किस जगह हम एक्स एक्सिस रखते हैं और किस जगह वाई एक्सिस रखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम कहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्लासेस को और हमारी कैटेगरीज को। कोई भी हम जब क्लास लेते हैं कोई भी कैटेगरी हो गई उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने लास्ट हमने फ्रीक्वेंसी का हमने कॉलम बनाया है, तो जो कॉलम जो है ना हमारे फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है वाई एक्सिस पे आता है, और जो हमने क्लास इंटरवल्स अपने लिए हैं वो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो हमारा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में आ जाता है। सेकंड हम देखते हैं वो है बार चार्ट, अ ग्राफ डेट यूज बार्स टू रिप्रेजेंट। इसके लिए हम बार्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच कैटेगरी। ईच कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम डिफरेंट बार्स का यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट किसे यूज करते हैं, ये एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसके अंदर हम क्या शो करवाते हैं, हाउ डिफरेंट कैटेगरीज कंट्रीब्यूट टू द होल डाटा सेट, कि डिफरेंट कैटेगरीज किस तरह कंट्रीब्यूशन दे रही हैं होल डाटा सेट के अंदर, ये हम उसके अंदर शो करवाते हैं। फोर्थ हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं, डैश शोज, जो कि यूज होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी। जितनी भी हम ईच कैटेगरी के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं ना उसके लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये वहाँ पर क्या ये हमारा शो करवा रहा होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिफ्थ हमारे पास है स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स। आ ग्राफ एक ऐसा ग्राफ डेट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी, जो कि ईच फ्रीक्वेंसी कैटेगरी को क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है। यूजिंग स्टेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाटा वैल्यू, डाटा पार्ट की फर्स्ट वैल्यू से लेकर एंड लीव द लेटर पार्ट ऑफ द डाटा वैल्यू, जहाँ तक डाटा की वैल्यूज खत्म हो रही होती हैं उन तमाम वैल्यूज को जो कि शो करवा रहा होता है, यूज कर रहा होता है डाटा के अंदर, उसके लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। नंबर सिक्स पे हमारे पास है बॉक्स प्लॉट्स।
बॉक्स प्लॉट्स को यूज करते हैं। बेसिकली ये भी एक ग्राफ है दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, जो कि डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, इंक्लूडिंग द मीन, क्वार्टाइल्स एंड आउटलायर्स। जितने भी हम कौन यूज करते हैं अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, क्वार्टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, परसेंटाइल यूज करते हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए हम जो बॉक्स प्लॉट बनाते हैं उसको हम, उसके लिए जो हम ग्राफ यूज करते हैं उसके लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट। ये सारी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो कि हम अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वो है बार ग्राफ। ठीक है, बेसिकली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा है बार ग्राफ का। सबसे पहले देख लेते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। A bar graph also known as bar chart, बार ग्राफ को बार चार्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है दैट यूज रेक्टेंगुलर बार्स, जिसके अंदर हम रेक्टेंगुलर बार्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बार्स बने हुए हैं और रेक्टेंगुलर शेप में हैं सारे बार्स, तो इनको इनके लिए हम बार यूज करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है, जो कि क्या डिस्प्ले करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स। यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि हमने क्लास कैटेगरीज ली हुई है सारी, ठीक है, तमाम हमारी कैटेगरीज को शो करते हैं और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह को शो करवाते हैं, जिसके लिए हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि वाई वो यूज़ बार ग्राफ इन बायोस्टैटिस्टिक्स, हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर बार ग्राफ का यूज़ क्यों कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज कंपेयरिंग कैटेगोरिकल डाटा, ये हमारे कैटेगोरिकल डाटा को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। बार ग्राफ्स हेल्प कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज सच एज डिजीज प्रीविलेंस, ट्रीटमेंट आउटकम्स और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यूज करते हैं हम बार ग्राफ को इसलिए ताकि वो हमारी फ्रीक्वेंसीज की प्रोपोर्शन के अंदर दरमियान डिफरेंट फाइंड आउट कर सके कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हम बहुत सारी जगह इसको यूज करते हैं बार ग्राफ को। सेकंड हमारे पास है विजुअलाइजिंग डिस्क्रीट डाटा, हमारे डिस्क्रीट डाटा को विजुअलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा, हमारा जितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको रिजोल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फोर्थ हमारे पास है आइडेंटिफाइंग डिफरेंस, अगर हमने अपने डाटा या कैटेगरीज के अंदर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कोई डिफरेंस आ रहा है सोल्व करते हुए, तो उस डिफरेंस को क्या रिमूव करता है, बार ग्राफ आइडेंटिफाई करता है और उसको रिजोल्व करता है। तो ये सारे वो यूजेस हैं जो कि हम अपने बायोस्टैटिक्स में यूज़ कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे मैंने अभी आपको, हमने वो क्वेश्चन किया था अभी 25 पेशेंट्स के लिए मैंने एक डाटा लिया था, उसी को मैंने यहाँ पे अपेयर किया है बार ग्राफ के अंदर। नीचे देखिए हमने यहाँ पे अपने क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं, सबको नजर आ रहे हैं क्लास इंटरवल्स, ये हमने सारे क्लास इंटरवल्स ले लिए हैं और यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, हमारा जो 69 से 79 इंटरवल जो आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 7। तो एक देखिए हमारे पास बार्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें 80 से 92 इंटरवल जो हमारा था उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 9, ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9, 80 से लेकर 92 तक। उसके अलावा 93 से 105 तक हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 7, तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर बार है ये शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 106 से 118 तक क्या हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, 1, इसके दरमियान में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 1। तो बेसिकली जब वो हमारे पास एक टेबल फॉर्म भी सही है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ कर रहे हैं या ग्राफ यूज़ करें, क्या बेनिफिट है, दोनों में से ज़्यादा दोनों ही अपनी बिहार पे सही हैं। बेसिकली वो भी डाटा को रिप्रेजेंट करता है और ये भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई खास फर्क फर्क नहीं है। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि आप इसको विजुअलाइज करें ऐसे तरीके से कि ये हमें आसान से समझ आ जाए, दोनों ही आसान है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर हम टेबल का यूज़ करते हैं, बहुत कम इसको ग्राफ का यूज़ किया जाता है। जब हमने कुछ ज़्यादा ही रिप्रेजेंट करना होता है अपने उसके अंदर फिर हम इसको यूज़ करते हैं बार ग्राफ को, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने उस डाटा उसी को वही मैंने लिया हुआ है, उसी को मैंने मेंटेन किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं हिस्टोग्राम पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्राफ के अंदर हम हिस्टोग्राम भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या है,
A histogram is a graphical representation of the distribution of a continuous variable. continuous variable के लिए हम जो graphical representation यूज करते हैं वो है histogram, ठीक है। showing the frequency of density of data points, ये भी बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी को ही शो करवा रहा होता है विद इन स्पेसिफिक रेंजेस और बीन्स, ठीक है। और ये बीन्स का मतलब ये होता है कि जो ये आपस में एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से ज्वाइन हो रही है, ठीक है, ये इनकी रेंजेस जो ज्वाइन हो रही है इनको हम बीन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ज्वाइन ईच टुगेदर। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ इसके यूजेस हिस्टोग्राम के भी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है डाटा एक्सप्लोरेशन, जो कि हिस्टोग्राम हेल्प करता है समझने के लिए डाटा के डिस्ट्रीब्यूशंस को, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड आउटलायर्स। सेकंड हमारे पास है डाटा विजुअलाइजेशन, मोस्ट कॉमनली यही बात है कि हिस्टोग्राम यूज मैम आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। क्या कर रही है आवाज? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मैम सही मैम आ जी, रही है आवाज। मैम उनको मैम कहें अपना नेट चेक करें, हमें तो बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके ओके, मैं समझी शायद बाकी इशू है। ठीक है। नहीं मैम, वो क्या कह रहा है, मे बी उन बच्चे के उस तरफ कोई इशू हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब सबको आ रही तो फिर तो आ ही रही होगी आवाज, डेफिनेटली। ओके, सेकंड हम बिल्कुल देख रहे ठीक थे जो यूज था वो है डाटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली ये तो अहम जरूरी बात है, आम सी बात है कि हम जब ग्राफ यूज कर रहे हैं वो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज हो रहा होता है। थर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हमको स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं उसके एनालिसिस के लिए, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज आइडेंटिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मल होगी, स्क्यूड होगी, ठीक है, बाय मॉडल यूज़ करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम अप्लाई करते हैं उसके लिए भी हम हिस्टोग्राम का ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया हाइट ऑफ ब्लैक चेरी ट्रीज की, ठीक है, जिसके अलावा यहाँ पे मैंने नीचे उसकी हाइट लिखी हुई है, यहाँ पे उसकी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो कि आएगी वाई एक्सिस पर। यहाँ कैटेगरीज वगैरह चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जो हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर हम कैटेगरीज ले रहे हैं या डिफरेंट क्लासेस ले रहे हैं तो यहाँ पे वो आ जाती है। बेसिकली इसका काम जो है वो बार ग्राफ की तरह ही है। इसमें भी हमने क्या करना है कि 60 से लेकर अपनी फ्रिक्वेंसी हमने देखनी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने देख ली कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑलमोस्ट आ रही है 16 या 17 आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। लेकिन इसको क्या करना है, हमने साथ ज्वाइनिंग करते जानी है अपनी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब बिन्स को करते जाना है, इसको टुगेदर करता जाना है, ठीक है। बाकी काम जो है इसका बार ग्राफ की तरह ही सेम है। उसके अलावा हम देख लेते हैं इसके दरमियान बार ग्राफ और चार्ट का और हिस्टोग्राम का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मैं अभी मैंने एक बात कही है ना कि सेम है, तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जो कि इसको अलग अलग नाम दिया गया है, इसको हम अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस ये है कि हेयर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बार चार्ट एंड अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर और बार चार्ट के अंदर डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। बार चार्ट के अंदर जो है वो डाटा होता है डिस्क्रीट, ठीक है, ऐसा डाटा जो कि मतलब हमें पता होता है कि यही आना है, डिस्क्रीट डाटा है। लेकिन जो हिस्टोग्राम के अंदर होता है ना वो कंटिन्यूस डाटा होता है, जो कि मतलब हमें पता नहीं होता कि इसका एंडिंग क्या है, वो चलता ही रहता है। जैसे कि हम हाइट और वेट देख लें अपना, वो हाइट जो है या वेट है हमारा वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। तो कोई वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो सॉरी डिस्क्रीट नहीं होता, वो कंटिन्यूस होता है, जो कि हमें अभी प्रॉपरली नहीं पता होता कि उसका क्या रहना है। लेकिन जो डिस्क्रीट होता है वो हमारे पास एक कंप्लीट डाटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं उसी टाइम तो यही आ रही होती है ना, इसलिए हम डिस्क्रीट डाटा उसको कहते हैं। बार चार्ट आर यूज फॉर कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज होता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो हम उसके लिए हम कंटिन्यूस डाटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सेपरेट बार, इसके सेपरेट बार्स होते हैं ना जो हमने देखे थे बायोग्राफ के अंदर, वो सेपरेट सेपरेट होते हैं बार्स। लेकिन जो इसके अंदर है वो एडजेसेंट बार्स होते हैं, बार्स को आपस में ज्वाइन किया गया है, द बार्स आर एडजेसेंट टू ईच द अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिल रहे होते हैं, विद नो गैप, कोई भी उनके दरमियान गैप नहीं होता है। उसके अलावा थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि गैप बिटवीन बार्स, हर बार के दरमियान क्या होता है, गैप होता है। देयर आर गैप बिटवीन द बार्स टू इंडिकेट दैट द कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट, जो कि ये जाहिर कर रहा होता है कि कैटेगरीज जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, मतलब अलग हैं। जैसे कि मैंने अब क्लास इंटरवल का डाटा लिया था, वो मेरी क्लास डिफरेंट थी ना, डिफरेंट क्लासेस थी, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है, बार ग्राफ यूज़ किया है, ताकि वो मुझे ये रिप्रेजेंट कर दे कि मेरी हर जो इंटरवल है वो क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, मतलब चेंज है, एक जैसा नहीं है। फोर्थ डिफरेंस जो है बार विड्थ की आ रही है, द विड्थ ऑफ द बार हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग, इसमें कोई स्पेस नहीं होती, इसकी विड्थ का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता।
लेकिन जो हिस्टोग्राम है उसकी बार भी देखें तो द विड्थ ऑफ द बार रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वैल्यू और बीन्स। ये रेंज इसकी बताती है कि इसकी हमने विड्थ क्या रखनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा जहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सेकंड चैप्टर का, लेकिन लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा को पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो यार उसका लास्ट टॉपिक है। हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स के लिए किया था उसके लिए हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था। और ग्राफ्स के अंदर हमने सिर्फ दो देखे हैं जो मजीद हमने एक्सप्लेन किए हैं, वो है एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम, और फर्स्ट लास्ट ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्योंकि ये उसके रेलिवेंट है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के, रिलेटिव इजी है तो इसलिए मैंने कहा ये करवा दिया जाए आपको ना। डेफिनेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या? A frequency polygon is a graphical representation of a frequency distribution where lines connect the midpoints of the tops of the histogram or bars, forming a polygon। मतलब क्या है कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का काम ये है कि इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ करते हैं? अगर हमारे पास वो ग्राफ है बार ग्राफ या वो आ गया हिस्टोग्राम, उसके हम जीरो वर्टेक्स से स्टार्ट करके उसको अपने तमाम अपने मिड पॉइंट्स, जैसे यहाँ मेरे पास क्या है एक हिस्टोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम और बारग्राम में डिफरेंस यही आएगा कि देखिए ये जो ज्वाइन है ना आप इसमें बीन्स अपने, तो ये हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जीरो वर्टेक्स से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो हर मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ऐसे ही है जितने भी यहाँ बार्स बने हुए हैं उनके मिड पॉइंट को जो क्रॉस करता है एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, उसके हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब वो क्या कह रहा है कि ये किस किस में यूज होता है? हिस्टोग्राम और बार्स के बार ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नीचे एक मेरे ख्याल से बार ग्राफ का भी रिप्रेजेंट किया था। हाँ ये देखें, अभी बार ग्राफ की एक मैंने यहाँ पे दी हुई एक डायग्राम। ठीक है, यहाँ देख लें, यहाँ पे जीरो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, हर बार ग्राफ के मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद क्या बना रहा है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहा है। बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि इससे मिलता जुलता है ना काफ़ी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि हम बार ग्राफ के लिए और हिस्टोग्राम के लिए यूज़ कर रहे हैं। समझ आइए किसी को? ये सबको आ गई है? जी बस जी मैम जी काफी हद तक आ गई। ओके। वो कल वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? जिनको कोई इशू हो तो मुझसे पूछें दोबारा। जी मैम हो गया था। ओके। आपको बता देती हूँ एक बात, जो आपने फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, उसको ज़्यादा तो उसमें अंदर थेरी थी ना, तो उसको आपने थेरी की रेफरेंस से देखना है। इसमें से आपने ज़रा न्यूमेरिकल वगैरह को भी देखना है, तो आज मैं आपको एक डाटा दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आपने बता देना है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक हम दफ़ा रिपीट कर रिवाइज कर ले स्टेप्स को। यस मैम। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी, ठीक है, मैंने एक डाटा आपको दे दिया, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अप्लाई करनी है उसकी तमाम टाइप्स को। तमाम टाइप से मुराद ये होगा कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले टेबल बनाना है, उसके बाद फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है, लास्ट में आपने किसका बनाना है? उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। ऐसे ही है? जी मैम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब डाटा दिया जाएगा तो स्टेप वन आप क्या करेंगे सारे? मैम अरेंज करेंगे। डाटा को अरेंज करेंगे, गुड। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? मैम फिर वो उनकी जो डिस्टेंस है वो आपस में करेंगे, कितने डिस्टेंस में हमने रखना है, यानी 7 में रखना है, 3 में रखना है, 4 में रखना है वो। नहीं नहीं, सबसे पहले हम उसकी फाइंड आउट करेंगे, मैम सेकंड ये स्टेप है थर्ड स्टेप रेंज। है, सेकंड सेकंड स्टेप में मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कर देंगे। जी, रेंज फाइंड आउट करेंगे ना। जी ठीक है मैम। जी, रेंज फाइंड आउट करेंगे डाटा में से। जब डाटा को आप अरेंज कर लेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। आसानी से पता लग जाएगा आपको। जी मैम ठीक है। जी। स्टेप थ्री क्या होगा हमारा? मैम हाइट देखेंगे इसकी, वेरी गुड, हाइट देखेंगे। साइज डाटा भी की कहते हैं हाइट क्या उसको, है। साइज भी निकाल कह दें या हाइट कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्लासेस आपको गिवन, मैं कहूंगी कि आपने ये वाली क्लासेस लेनी है, मतलब मैं आपको एक मैं कहती हूँ ना कि पाबंद कह देती हूँ कि ये आपने इसमें 5 ही इंटरवल लेना है।
तो फिर तो आप 5 लेंगे। अगर मैं नहीं कहती तो आपकी मर्जी की बात है, आप 6 का ले लें, 7 का ले लें, जैसे आपको बेनिफिशियल लगे, ठीक है। जी ठीक है। जी। फिर आप उसका फ्रीक्वेंसी टेबल में अपेयर कर देंगे सारे डाटा को। मैम एक इंटरवल। बात मैंने पूछनी थी, ये तो जी जी। जी जी पूछें। मैम मैम मैंने एक बात पूछनी थी, ये जो आप फ्रीक्वेंसी टेबल देंगी इनके जी जी। जैसे मैम के सीक्वेंस से लेनी होगी, जैसे 12, 14, 16, 18 इस तरह, या 1, 2, 3 मतलब इस तरह भी टेबल हम ले सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात है, क्या आप क्या पूछ रही हैं, एक बार दोबारा रिपीट करें। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप कहीं टेबल नहीं देती हैं, आप बता रही हैं ना कि सम टाइम ऐसा होता है क्वेश्चन में टेबल नहीं आता, टेबल तो नहीं आएगा, आपको जैसे डाटा दिया बारह जाता चौदह है। सोलह इस सीक्वेंस से लेना है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस सीक्वेंस से भी ले सकते हैं हम नहीं नहीं, डेटा? मैं आपको डाटा दूंगी। डाटा दूंगी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको नंबर ऑफ क्लासेस का अगर बताऊंगी कि आपने इंटरवल जो लेना है वो 5 का लेना है, 6 का लेना है या 7 का लेना है, बात ये हो रही है कि देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इंटरवल लिया ना 5 का, कि मैंने खुद लेट किया कि मैं इसके अंदर क्लासेस ले रही हूँ 5 के, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा गया था कि आप इंटरवल इतना का लें। मतलब जैसे ये मैंने इंटरवल लिया है, सॉरी ये वाला इंटरवल ले रही हूँ ना 67 से 79 तक। इस क्लासेस को बनाने, इसका इंटरवल लेने के लिए जो मैंने यहाँ लेट किया है, ये कह रही थी आपको कि नंबर ऑफ क्लासेस में अगर आपको कहूंगी कि आपने 5 लेनी है तो फिर आपने उसको ही लेना है, अगर मैं नहीं कहती तो फिर आप जो मर्जी ले लें। डाटा तो मैं आपको दूंगी लाजमी। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया है, इस तरह का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी मैम ठीक है। इसी तरह का डाटा होगा, 25 पेशेंट्स का दे दूं या 20 का दे दूं, इसी तरह जितना भी हो सकेगा उतना मैं आपको दे दूंगी इजीली। आप कितना कर सकते हैं? मैम कोई इशू नहीं है, आप दें फिर हम करेंगे, जो गलतियां होगी आप निकालिएगा। ठीक है, ओके। असाइनमेंट इस बार मुझे बहुत कम लगी हैं। मैम जी हम लोगों ने तो सेंड कर दिए हैं। ओके। मैंने आज चेक किया ना तो काफी कम थी, मुझे लगता है सिर्फ 5 to 6 थी मेरे ख्याल से, ज्यादा से ज्यादा। मैडम ये भी जिन्होंने क्लास ली है उन्होंने सिर्फ सेंड की हो। ओके। चले कोई नहीं। जो नहीं लिख रहे हैं आपको पता है, मैं तो साथ साथ चेक करके ना मैं उन बच्चों के नाम नोट करती रहती हूँ। एक बच्ची शायद आमना कौन है, उनकी असाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। हाँ मैम जी मैं मैम ये ओके ओके, ज्वाइन की हुई है। आपकी असाइनमेंट वाकई बहुत जी अच्छी होती हैं। जज़ाकल्लाह। जी, अगर किसी ने कुछ लेना हो ना मटेरियल तो इनकी आप असाइनमेंट से ले लें, बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, काफी डिटेल्ड में है, इजी वर्डिंग है, बहुत ज्यादा। ठीक है मैम, थैंक इवन कि जो यू। मुझे असाइनमेंट ज्यादा अच्छी लगती है ना, फिर तो मैं उसको पूरा ही पढ़ती हूँ, फिर जाके कमेंट पास करती हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसे पूछ लें। कल से इंशाल्लाह हमने अपना स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 3, जो कि इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते में ही उसको खत्म कर लेंगे बाकी। मैम प्लीज बुक बता दें कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हैं। मुझे ना कोई बुक नहीं दी गई है, मुझे एक बुक दी थी लेकिन मुझे उसमें से डाटा कोई बेनिफिशियल नहीं लगा बेसिकली। मैम काइंडली जिससे आप ले रहे हैं वो बुक बता दें हमें। मैं तो ले रही हूँ मैं उसको ना आपकी पिक भेज दूंगी आपको उसकी। जी जी मैम वो बुक भेज दें ताकि हमें, वैसे तो हम ले रहे हैं लेक्चर लेकिन फिर भी कोई डिटेल से पढ़ना हो या कुछ हो तो बंदा बुक से पढ़ लेता है। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कम डाटा देती हूँ, ये कम जो स्टडी के लिए कम है। मैम नहीं हमें नहीं मैम, कंटेंट भी देगा, कंटेंट सारे हमारे नहीं जो ये हैं। करवा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो चलें हम चलें ठीक है, चाह मैं रहे आपको हो। ना बता दूंगी। जी मैम थैंक यू। जी। इसके लिए कोई मैं प्रॉपर बुक यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कभी कोई डाटा कहीं से ले लिया जो मुझे अच्छा लग रहा था, इजी वर्डिंग में लग रहा होता है कि हाँ भाई ये सही है, अच्छा है, इजीली याद हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, तो वहां से मैंने पिक कर लिया, इस तरह का करती हूँ। कोई मैंने एक बुक नहीं रखी हुई है। और मुझे फिर कभी कभी मैं जो इजी वर्डिंग लेनी होती है उसके लिए मैं गूगल की भी हेल्प ले लेती हूँ, उससे मैं कुछ डाटा ले लेती हूँ।
वैसे मैम आपकी इजी वर्डिंग में होती है, हाँ तो जी, मैं थैंक यू कोशिश तो आप यही हमारे लिए। करती हूँ। हाँ जी, कोशिश यही करती हूँ कि कुछ इजी वर्डिंग हो ताकि समझ में आ जाए आसानी से ना, और याद भी हो जाए। क्योंकि आपकी बायोस्टैट जो KS नागी की है ना, उससे तकरीबन मिलती जुलती है आपकी असाइनमेंट है। बिल्कुल। ज्यादा वही मैं यूज वो कर, मैं वही बुक अच्छी वो है। मेरे इसके लिहाज से देखा जाए ना, मुझे भी यही कहा गया था कि उसमें से ही डाटा ले लें। जी मैम, वो बड़ी इजी वर्डिंग में है, मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं आपका लेक्चर भी देख रही हूँ और साथ ये भी देख रही हूँ, तो वो ऑलमोस्ट आपकी मैच होती है उनसे। हाँ, तो बस यही ले लें, मैं भी यही यूज करती हूँ। थैंक यू मैम, मैंने वैसे ही आपको बताया कि मैं इससे पढ़ती हूँ। नहीं, आपने उस नाम नहीं ना किस नागे का, तो मुझे याद आ गया, मैं यही बुक यूज कर रही हूँ। तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी से ही तो, लेके आई हूँ, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। क्योंकि हमारे कॉलेज में ना फातिमा जनाब में यही पढ़ा रहे हैं, तो मैंने स्टूडेंट से ली थी। सही, ठीक है, गुड, बेनिफिशियल है, अच्छी है। हाँ जी मैम, क्योंकि हमारे जो इधर सर पढ़ाने आते हैं ना, वो भी यही बुक यूज करवाते हैं, सही, ओके, गुड। बायोस्टैट से। ओके ओके। मैं सोच रही थी कि आपको यही डाटा दे रही थी कि आप इसी को ही एक दफा हाथ से कर लें, लेकिन मैं कहती हूँ डाटा चेंज कर लूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैम चेंज कर दें, यस, और डाटा चेंज। हाँ, चेंज ही जरूरत करूंगी, होगी मैं भी हम यही आप। नहीं दे रही बिल्कुल भी। ये तो वैसे दिमाग मैंने सोचा है बस थोड़ा सा। नहीं मैम, आप जो भी सोचेंगे हमारे लिए अच्छे ही सोचेंगे इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। बाकी कोई थ्योरी है जो आज के लेक्चर हमने पढ़ा है, ग्राफ के हवाले से? नहीं मैम, मैम समझ आ गई है। ग्राफ तो बहुत इजी थे, बार ग्राफ था या हिस्टोग्राम था? जी मैम जी, वो जो टाइप्स थी और टाइप्स का आगे आपने elaborate किया। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, नो इशू। जी मैम, आप क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड कर दें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई तो फिर आपसे बात कर जी, और लेंगे कोशिश इंशाल्लाह। किया करें बिफोर नेक्स्ट लेक्चर तक आप असाइनमेंट सब ना भेज दिया करें। जी मैम इंशाल्लाह। ओके, गुड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।